अभी मेरे 4 बेटे पुलिस में हैं। तो लोगों ने बोला डर नहीं लगता कि बेटा शहीद हो गया। मैंने बोला नहीं, कला मतलब है ये भी शहीद हो जाएगी तो मैं अपने ऊपर बहुत फख्र करूँगी। शहादत हर बंदे को नहीं मिलती है। तो अभी मैं मतलब है अपने ऊपर फख्र करती हूँ कि मैं एक शहीद बेटे की, एक बहादुर बेटे की वालिदा हूँ। भूले तो वो नहीं गा, वो मेरी सांस तक चलता रहेगा। तो अभी अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा बुलंद फरमाए। ज़रा हटके में खुशामदीद। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। अभी आपने जिन्हें सुना वो एक शहीद पुलिस कांस्टेबल की वालिदा थी, जिनके 4 जैसे आप उन्होंने बताया 4 बेटे उनके पुलिस में हैं, एक बेटा शहीद हो गया है। आज पूरे पाकिस्तान में पुलिस वाले योम शुहदाए पुलिस मना रहे हैं। और एक आपको छोटा सा अगर कंपैरिजन दूं, 1980 से लेके अब तक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 6000 से ज़ायद पुलिस वाले दहशतगर्दों से या लोगों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन जो 1980 से लेके 2007 तक इन शुहदा की तादाद 775 थी और 2007 से लेके अब तक ये तादाद 5225 है। पंजाब में 1268 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 1269, सिंध में ये तादाद सबसे ज़्यादा है, 2021 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, बलूचिस्तान में जबकि 677 पुलिस वालों की शहादत हुई है पिछले 9 साल में। और ज़ाहिर है बहुत बात की जाती है कि पुलिस हमारी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जो माशरे का उनके साथ रवैया होता है उस पर भी बड़ी बात होती है। हम कभी भी कहीं भी जा रहे हों को पुलिस वाला हमें रोकता है, हमसे कुछ पूछता है, जो हमारा रवैया होता है, तो उसके बाद एक बड़ी बहस चल निकली कि पुलिस के साथ ये जो रवैया है ये हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं और आज ज़ाहिर है इतने पुलिस वालों की जो उनके लवाहिकीन हैं उनके एज़ाज़ में तकरीबात हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुई, बलूचिस्तान में हुई, कराची में हुई, पंजाब में हुई। ज़्यादा जो बड़ी तकरीब थी वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में इस वजह से कि सिफ़त गयूर, जिनका नाम जो है हमने बहुत सुना, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल थे पुलिस के और कमांडेंट FC भी रहे, वो 4 अगस्त 2010 को अपने दफ्तर के बाहर होने वाले बम धमाके में शहीद हुए। वो एक बहादुर ऑफिसर थे, उनकी बहादुरी की मिसालें अब भी दी जाती हैं। आज पेशावर में उनकी जो कब्र पे बाकायदा पुलिस के एक दस्ते ने जाके सलामी दी और वहाँ जाकर उनको सलूट किया। लोग कितनी तादाद में वहाँ सपोर्ट के लिए बाहर आए, ये मुझे थोड़ा सा जो है दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने महाफिज़ों को जो है उनकी सपोर्ट के लिए उस तरह बाहर नहीं निकले। लवाहिकीन जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक चीज़ वाज़ेह कर लूँ कि ये अभी जो विजुअल्स चल रहे थे स्क्रीन पर, तो जैसे आपने कहा ना कि उनकी शहादत हुई एक बम धमाके में, अब वो उस वक्त गाड़ी में थे, तो जिस गाड़ी में वो थे वहाँ पर उस गाड़ी को सजा कर जैसी हालत में थी उनके मॉन्यूमेंट वो है, बिल्कुल ठीक है ना। तो सिफ़त गयूर के बारे में आज बहुत बातें हुई हैं। इफ्तिखार फिरदौस एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट हैं, पेशावर बेस्ड हैं, तो वो आज पोस्ट कर रहे थे कि मुझे याद है कि 2004 में शायद जब वो पहली दफ़ा मिले थे सिफ़त गयूर से, तो यही बातें हो रही थी। तो सिफ़त गयूर से पूछा कि जो आपके पास वसाइल नहीं है, दहशतगर्दी इतनी लेवल पे पहुंच गई है, आप कैसे हैंडल करेंगे? उसने कहा कि यार ये फुटबॉल की गेम की तरह है और वो बार बार हमारी गोल की तरफ बॉल को किक करते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करो, डिफेंस भी मैं हूं और अटैक भी मैं हूं, ठीक है। एक और बात आज सुनने में आई है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन आज कोई पोस्ट कर रहे थे कि सिफ़त गयूर साहब जो जिसने पोस्ट किया था उनके वालिद साहब डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट। उनके मुताबिक सिफ़त गयूर साहब को कैंसर था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा, डॉक्टर को कहा कि यार ये आपने किसी भी हाल में पब्लिक नहीं करना।
क्योंकि मेरे बहुत दुश्मन हैं और वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, और अगर उनको पता लगा कि मुझे कैंसर है तो वो मेरे पीछे नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि तुम इसी तरह स्लोली मरो, और मैं चाहता हूं कि मैं उनके हाथ शहीद हूं। तो ये थे सिफ़त ग़यूर। और लेटली हमने जो ट्रेंड देखा है, अल्लाह का शुक्र है दहशतगर्दी थोड़ी कंट्रोल में आई है। अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुछ हद तक बल्कि काफ़ी हद तक जो है दहशतगर्द हमले ख़त्म हो चुके हैं। सिंध में अलबत्ता टारगेट किलिंग की हमने बहुत वारदातें देखी हैं। लेटली जो ज़्यादातर शहादतें हुई हैं वो सिंध में हुई हैं, जिसमें पुलिस वालों को टारगेट किया गया है। तो फिर एक बहस चली थी कि ज़ाहिर है पुलिस वालों की इतनी इनकम नहीं होती, तो उसके लिए पैकेजेस जो भी उनके रिवाइज़ किए गए, तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया गया। और इन शुहदा के बारे में कहा जाता था कि इन शुहदा के लवाहिकीन को अकेला छोड़ दिया जाता है, तो उसमें भी हुकूमतों को होश आया। उनके जो शहीद अब होते हैं अहलकार, उनको कम से कम 25 से 50 लाख रुपए। और पहली लाइन जो प्रोग्राम शुरू किया था तो उसमें कही थी कि पुलिस फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डिफेंस लाइन से जो एटीट्यूड है रियासत का और पब्लिक का, वो थर्ड डिफेंस लाइन वाला है। ठीक है, इन मानों में कि पूरे पाकिस्तान में, मैं इंडिविजुअली नहीं जाऊंगा, प्रोविंस वाइज 3.25 लाख के करीब पुलिस एहलकार हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद सिंध में, फिर केपी में, फिर बलूचिस्तान में। अब ये जो आपने बात की कि छोटी छोटी बातें जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिफाजत करें, ना सिर्फ हमारी बल्कि फ़ौज की भी और रेंजर्स की भी हिफाजत करें। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें बॉदर करती हैं। बच्चों की स्कूलिंग, मैं मर गया तो पेंशन का क्या होगा, धक्के खाने पड़ेंगे या नहीं है। रेंजर की बेवा या पाक फौज के सिपाही की बेवा, अल्लाह का शुक्र है कि उसको ये परेशानी नहीं है। पुलिस की बेवा को भी, पुलिस के सिपाही के बेवा को भी ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, बीइंग अ फर्स्ट डिफेंस लाइन। 3.25 लाख की फोर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, फर्स्ट डिफेंस लाइन है ना, तो फैसिलिटीज़ भी उसी एतबार से होनी चाहिए। मैं आज देख रहा था वेबसाइट, सिंध में 1,05,000 पुलिस वाले हैं, 2 पुलिस हॉस्पिटल है, एक गार्डन कराची में और एक हैदराबाद में। गार्डन का जो हॉस्पिटल है 1946 से काम कर रहा है महकमा सेहत सिंध के तहत, और 62 बिस्तरों का हॉस्पिटल है वो। ठीक है, और जो हैदराबाद का हॉस्पिटल है वो 1986 से काम कर रहा है, 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, और उसे कौन चंदा देता है? मुखैर हजरात। बिल्कुल, मतलब ये देखें ना, ये एक शर्मनाक सूरत हाल है। पेशावर में मुझे नहीं मालूम, कोई अगर हो तो मुझे करेक्ट करें, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल के नाम से एक फैसिलिटी है। अल्लाह करे कि 65,000 जो पुलिस वाले हैं के सिर्फ ये एक फैसिलिटी ना हो सकता है एबटाबाद में भी हो, कहीं और भी हो, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में ये एक फैसिलिटी आई है। बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है कि एक सिविल हॉस्पिटल के साथ उनका एक कंसोर्शियम है या कुछ डिस्पेंसरियां हैं, लेकिन पुलिस के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है, क्या इसके लिए डिवीजन पे एक CMH के लेवल का हॉस्पिटल भी नहीं हो सकता? अब कराची पुलिस PNS शफा के साथ MOU साइन किया है कि हमारे जो जवान अगर जख्मी हो जाए। जख्मी की आपने बात की तो एक चीज़ याद आई कि मैंने पहले भी ये स्टोरी सुनाई है आपको। तो यहाँ से मैं घर जा रहा था ना, तो यहाँ पलाची पे एक नाका था, तो बंदे ने रोका, तो पुलिस वाला, तो लोग बदतमीजी कर रहे थे, ये वो, तो मैंने ऐसे सलाम किया, बैठा, सॉरी आपके ऐड नहीं देखा था उस वक्त, पहले से ही सलाम कर रहा था मैं। तो ऐसी बातें छिड़ी, तो क्यों कहता कि देखिए मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे 14 घंटे हो गए हैं ड्यूटी पे, मेरे को पानी नहीं दिया किसी ने, कुछ ने नहीं दिया, बुखार है मुझे, फिर अपनी शर्ट ऊपर की, यहाँ पे गोलियों के निशान थे, सारे 4 गोलियों के निशान। तो कहा ये मुझे ड्यूटी पे मिले हैं। उसने कहा कि यार आप हमारे सारे आला अफसरों की बात नहीं कर रहा था, कुछ की बात कर रहा था। उसने कहा मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आप उनकी गाड़ियाँ देखें, आप मुझे बताएं वो इस तनख्वाह पे गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, कोई इनको बता दे कि कफन में जेब नहीं होते। सिर्फ इतनी बात की थी उसने। पेशावर की बात की आपने, शोहदा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी मजीद। तो हुक्म खान, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के पायोनियर थे। 27 सितंबर 2012 को शहीद हुए। 2 बॉम्ब लगे हुए थे, एक बॉम्ब उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया, दूसरा बॉम्ब
अकॉर्डिंग टू पुलिस उनको टारगेट स्पेसिफिकली हुकुम खान को मारने के लिए वहां पर लगाया गया था कि इस बॉम्ब को डिस्पोज करने के जाएगा, दूसरा बॉम्ब इसको टारगेट करेगा। उस साल हाँ सितंबर की में शहादत हुई ना इनकी, तो कितने महीने हो गए, 9 महीने तकरीबन। उस साल 250 बॉम्ब डिफ्यूज हुए थे पेशावर में, जिसमें से 200 हुकुम खान ने खुद डिफ्यूज किए थे। काम जब शुरू किया था ये कहता था कि सर मेरे पास कुछ नहीं होता था। सही बात। हाँ, बुलेट प्रूफ वेस्ट तो दूर की बात, प्लास, बिल्कुल एक प्लास होता था जिसके साथ वो काम करते थे। जाहिर है अच्छा ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, नहीं, ये दुख वाली नहीं, बात है। दुख वाली बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनकी बहादुरी को तो सलाम है हैसियत, लेकिन शर्म की बात है। और एक एक्सप्लोजन में उनके 3 उंगलियां जाया हो गई। डिस्पाइट दैट सर ही केप्ट वर्किंग। अभी इनके जो बेटे हैं ना वो भी अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है कि मर्द कुर्बानियां देते हैं, खवातीन नहीं देती। खवातीन पुलिस वालियां जो है उनकी कुर्बानियों के बारे में बात नहीं होती। मेरे सामने एक कैरेक्टर है शाजिया गुल जी, ये 10 मई 2011 को खैबर पख्तूनख्वा में दौरान ड्यूटी ये दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुई, अंजाम अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हुए। अब ये है कि इन चीज़ों के बारे में हमें तहकीक करनी पड़ती है, हालांकि ये हमें ज़बानी याद होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें, मगर नहीं है। फर्स्ट डिफेंस लाइन है लेकिन एटीट्यूड ही है। सर हजारों हैं। अब मतलब अगर हम सिर्फ जाने वाले नामों की बात करें, मलिक साद है यहाँ पे, मलिक असलम था, मलिक मतलब असलम, और ये तो मतलब वही है ना जिनके बारे में हम जानते हैं। हाँ, बाकियों के बारे में तो कितने हैं। मतलब छोटी सी मिसाल दूं, ASI इनायतुल्लाह है, डेरा इस्माइल खान बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, अब तक 4,500 किलोग्राम एक्सप्लोसिव डिफ्यूज किया। आप सोचो कितनी जाने बची हैं। हुकुम खान का भी यही कहना था कि इससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं है, मतलब कि आपको पता है कि मैंने अपने काम से लोगों की वो जो इस्लामाबाद में मोनूमेंट है पाकिस्तान का, वहाँ एक ऐसी वॉल क्यों नहीं बन सकती? सही बात। एडिशनली जिन पे इन सबके नाम लिखे जाएं, मतलब ये कोई वियतनाम मेमोरियल जैसी, मतलब ये तो कोई जिन ही कर सकता है ना, जो आपने कहा कि इतने 1000 पाउंड जो बारूद है उन्होंने नकारा बनाया, ये आम इंसान तो नहीं कर सकता। तो इन जिनों के नाम तो रिकॉग्नाइज करें। और ये भी एक्चुअली इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी आपसे इख्तिलाफ करूंगा, ये भी रिकॉग्नाइज करें कि ये भी इंसान ही। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था। तो जो भी हमें कहीं ना, तो फिर हम इनको उस लेवल पर ना ले जाएं कि हम वहां पहुंच नहीं सकते। ये भी बिल्कुल आपके जैसे जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो सिर्फ एक लम्हे को सोच लें कि ये हमारे शहीद हैं, इन्हें हमें याद रखना है। जाहिर है मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सड़कों पे इनके लिए निकले, लेकिन एक दफ़ा अपने दिल में इनके लिए दर्द ज़रा महसूस कर ले, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि किसी भी महज़ब माशरे में जो पुलिस और असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करता, वो माशरा हमेशा नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं। और एक आखिरी बात हुकुम खान की ज़बानी में कहना चाहूँगा। दिसंबर 2011 में मैं एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया, तो उसने कहा कि आप जितनी भी दफ़ा आपने बॉम्ब डिफ्यूज़ किया हो, जब आप प्लास के साथ जाएंगे आपके हाथ काम पेंगे, आपके आंखों के सामने आपकी फैमिली, अपनी अजीज़ों की शक्लें आएंगी, और कभी कभी आपको ये नहीं पता लगता कि ये मेरा पसीना है या ये मेरे आंसू हैं, दोनों साथ घुल मिल जाते हैं। तो ये बात ठीक है, वक्फा ले लेते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे पुलिस की कुर्बानियों की। एक और नज़रिया है, वो ये है कि ज़ाहिर है हमारे माशरे में ये बात बहुत आम है कि हम पुलिस वालों को हर वक्त जो है तनकीद उन पे करते हैं और कहते हैं कि जनाब वो रिश्वत लेते हैं, वो ये करते हैं, वो सही तरीके से बात नहीं करते हैं। आज एक छोटी सी मिसाल सामने आई है इस बात की कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो बिगड़ते क्यों हैं, वो गुस्से में क्यों रहते हैं। रिश्वत लेना या ना लेना वो एक इनफरादी अमल है जिसमें शायद मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप सरकारी अफसर भी इस मुल्क में रिश्वत लेते हैं, इस मुल्क में सहाफ़ी भी रिश्वत लेते हैं, इस मुल्क में बाकी सारे लोग भी रिश्वत लेते हैं, लेकिन पुलिस, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जेब से पैसा अगर कभी निकलता है और हमारी अपनी गलती की वजह से कि या लाइसेंस नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम उसको फिर ज़बान ज़द-ए-आम कर देते हैं। बहरहाल आज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, जिससे ज़ाहिर मॉडल पुलिस भी कहा जाता है, वहाँ पर
सवात में जो पीटीआई के एमएनए हैं मुराद सईद, उनके वालिद साहब का एक पुलिस वार्डन ने, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, उसने चालान कर दिया। और जैसे ही चालान हुआ तो ज़ाहिर है वाह हुई कि जनाब बड़ा अच्छा काम किया है उसने। एक मुराद सईद जो कि पीटीआई के एक उभरते हुए लीडर हैं, उनके वालिद साहब ने एक ट्रैफिक वायलेशन की, उस पर चालान कर दिया, 350 रुपये जुर्माना किया। तो जुर्माने के बाद हुआ ये कि कुछ देर बाद ये खबर आई कि उन पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा। बाद में डीपीओ से बात की गई, उन्होंने कहा जी मुअत्तल नहीं किया गया, लाइन हाजिर किया गया है। अच्छा। और किस वजह से? ये डीपीओ ने ये भी वजाहत कि मुराद सईद साहब के वालिद ने शिकायत लगाई है कि जी आपके बंदे ने मेरा चालान कर दिया। अच्छा। तो पुलिस अब डीपीओ से बार बार ये पूछा गया कि आपने किस बात पे लाइन हाजिर किया, जब उसने एक ट्रैफिक वायलेशन पर एक चालान किया और अपना फ़र्ज़ पूरा किया, तो डीपीओ ने कहा नहीं, उन्होंने शिकायत ये लगाई है कि इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी भी की। ज़ाहिर है मुराद सईद साहब के वालिद साहब ने नहीं की होगी, उन्होंने आराम से चालान कटवा लिया होगा। फिर मुराद सईद साहब से सवाल पूछा गया, तो पहले मुराद सईद की बात सुन लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। पहले तो मैं मीडिया से पूछता हूँ कि आप लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, पूरे चैनल्स पे ये खबर चला रहे थे कि मुराद सईद ने किसी को फ़ोन किया, किसी को मुअत्तल किया, तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये रायवंड के ज़ाती मुलाजिम नहीं है, वो कानून पे अमल दरामद करते हैं। और दूसरा सवाल ये कि अगर किसी का चालान हुआ भी है तो चालान भर दिया गया है, क्या आप किसी और हुकूमत से तवक्को कर सकते हैं कि उनके दौर में उनके एमएनए या उनकी फैमिली का चालान कोई कर सकता है? तो ये रायवंड की पुलिस नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। और ये जो खबरें चल रही थी ना, कम अज़ कम इसकी तरदीद होनी चाहिए कि डीपीओ को फ़ोन किया, और या इसके ऊपर मुझसे पूछे कि मैंने कभी किसी को फ़ोन किया है, तो गलत है। जी आपने सुना मुराद सईद दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बिल्कुल, इसलिए कि नवाज शरीफ की साजिश है। ये रायवंड की पुलिस नहीं है, बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। रायवंड वालों ने ज़ाहिर उकसाया होगा कि ये काम करें। ये मुराद सईद वही तो ही नहीं, वो डिग्री केस जो हुआ था जी वही है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की डिग्री है, ये रायवंड की डिग्री नहीं है। बिल्कुल, ये आप तो थर्ड डिग्री दे रहे हैं सर। तो मतलब पता है ये, अब देखें जाहिर है कि अभी तो डिनाइल खेल रहे हैं। नहीं, लेकिन डीपीओ ने उस बात का एडमिट किया है कि हमने लाइन हाजिर किया है। नहीं, ही डिडंट से दैट। उसने कहा जी हमने लाइन हाजिर किया। जाहिर है उनके वालिद सईदुल्लाह जो हैं वो स्वात के इलाके कांजू में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी हैं, तो कांजू चौक में चालान हो गया है। तो जाहिर है अब हम तो इस बात को अना का मसला बना लेते हैं ना। तो ये हो सकता है कि इसमें मुराद सईद ने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, मुराद सईद के वालिद साहब ने ही, हो सकता है उनके अगर असर रसूख है तो वो भी खुद करा सकते हैं। डीपीओ को जाहिर है शिकायत कहीं से मौसूल हुई, उसने इस बात को एडमिट किया और कहा कि जी मैंने लाइन हाजिर कर दी है। जाहिर हो जाएगा हर एक का बस जो है गरीब पुलिस कांस्टेबल के ऊपर ही चलता है, और उसको लाइन हाजिर किया। हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने कहा कि मैं बात कर लूँ उस पुलिस वाले का, फ़ोन भी बंद है, क्योंकि तलात ये है कि लाइन हाजिर कहा करके उसको ये कहा है कि लाइन। लेकिन मुराद सईद ने एक बात अच्छी की कि वो जो चालान है वो भर दिया गया। हाँ चलो अच्छी बात है। वो तो जाहिर है मीडिया पे एक चीज़ वो आई, देखिए चालान कट गया तो भरना तो पड़ेगा ना 315 रुपए, लेकिन वैसे अफसोस की बात इसमें ये है कि जो एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं ना उससे भी फोकस हट जाता है। अब जैसे हाल में ही खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने पुलिस ऑर्डिनेंस 2016 इशू की, ठीक है, पुलिस ऑर्डर 2002 को रिप्लेस करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल आईजीपी को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आप ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ एडिशनल आईजीपी कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत सिर्फ उस वक्त प्रीमेच्योर ट्रांसफर करा सकती है ऑफिसर का अगर ये साबित हो कि अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हो। जैसे ये जो बिल्कुल डिस्कशन होता है ना कि ये मुझे पसंद नहीं है, इसको हटा दो, ये चीज चेंज की है। इसके साथ ऑर्डिनेंस जो है रीजनल गवर्नमेंट इशू करता है और इट्स अ टेंपरेरी लॉ। इट इज अ टेंपरेरी, नो ऑफ कोर्स असेंबली ने अभी तक पास नहीं किया। इट इज अ टेंपरेरी लॉ, लेकिन इवन टेंपरेरी लॉ इज बेटर देन नो लॉ, ठीक है ना। इतना मैं क्रेडिट पे क्रेडिट इज ड्यू। इसमें रीजनल कंप्लेंट अथॉरिटी भी है। सो अच्छी भी चीजें भी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की बातें आती हैं ना तो वो अच्छी चीजें, जाहिर है इनका ताल्लुक खुद सवाद से है, एमएनए है, इनको ही थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए था कि अगर मॉडल पुलिस जो है यार वो रायवंड वालों ने करवाया, आप खामखा मुराद सईद पे चढ़ रहे हैं। मैं खाली एक दो रोज में क्लियर हो जाएगा कि किसने कॉल की थी और क्यों कॉल की थी और क्या कहा। यार उसमें तो बेचारा वो तो मारा गया ना, वो तो मारा गया, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं किसके लाइन हाजिर हो गया, उसकी एसीआर जो है एसीआर वो खत्म हो गई, उसके प्रमोशन। सर फिर क्या हो? नहीं
अब उसके लिए क्या हुक्म है कि वो रायमंड चला जाए? अब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए कि चीज़ें तो सामने आ गई ना, रायमंड ने करवाया ये सब। चले रायमंड बोलने की न्यूज़ ब्रेक आ रही है, न्यूज़ तो ब्रेक मैं ख्याल एक न्यूज़ ब्रेक कर लेते हैं, ले। क्या ख्याल है? वेलकम बैक। अमूमी तासुर ये है, मैं भी यही समझता हूँ कि सार्क जनूबी एशिया के जो 8 ममालिक हैं उनका एक इत्तेहाद है, एक फोरम है जिस पे कि एक इज्तमाही किस्म के मौज़ूआत डिस्कस होते होंगे। लेकिन पता ये चला कि सार्क कोई इत्तेहाद नहीं है। सार्क जो है एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें हिंदुस्तान एक तरफ होता है, एक तरफ पाकिस्तान होता है, और बाकी जो 6 ममालिक हैं वो तमाशाई होते हैं, और हर कॉन्फ्रेंस में उनका स्टाइल ये होता है। ये ताज़ा तरीन जो वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी ज़रूरत क्या थी। एक तो ये कि जब यही होना था, टेनिस का एक मैच जो है वो था। अच्छा ये मैच जो है इसकी फ़ज़ा पिछले हफ्ते से बननी शुरू हो गई थी। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं विकास स्वरूप साहब, उन्होंने पहला गोला दागा। उन्होंने कहा साहब हम राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो सार्क के इजलास में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, लिहाजा वो ज़रूरी नहीं है कि जो मेज़बान मुल्क है यानी पाकिस्तान, उसके मेज़बान वज़ीर दाखिला से मुलाकात करें। ऐसा कोई प्रोग्राम आपके घर पे दावत है, मैं आप वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे सलाम करूँ। एग्जैक्टली ये ऐसा ही है। अच्छा वहाँ से हो गया, चले ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानियों ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने, हालांकि ये सार्क का मामला था ना इज्तिमाई, राजनाथ सिंह खुद तो नहीं आ रहे थे, वो तो सार्क के फोरम पे आए थे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसका जवाब ये सोचा कि साहब कुछ एहतजाजी मुजाहरे भी होने चाहिए। तो एक जुलूस है फैज़ाबाद की तरफ, एक जो है वो होटल के सामने, एक कहीं और हिज़्बुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी और जमात उद्दावा वगैरह। मुझे ये याद आ गई कि जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं डेलीगेट्स, तो शिव सेना, वीएचपी और राम सेना वगैरह जो है वो भी ये करते हैं। मतलब हम एक दूसरे से, हम एक कमज़ोर थोड़ी हैं उनसे, या वो चलती रहती है ना, ये चलता रहता है। बिल्कुल। फिर जब आप कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई तो राजनाथ सिंह ने जो है फिर इनिशिएटिव लिया कि साहब ये जो दहशत गर्दों को जो शहीद कहना या उन्हें खराज अक़ीदत पेश करना, और यहाँ जवाज़ नहीं है। जाहिर है किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ रहे थे कि किसकी तरफ इशारा है। और अच्छे बुरे दहशतगर्द नहीं होते, ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि उनके पीछे तंजीम है, बल्कि उनके पीछे अफराद, बल्कि उनके पीछे जो ममालिक हैं उनका भी। वैसे बाय द वे कॉन्फ्रेंस जो है दहशतगर्दी के ही बारे में थी, ठीक है। अब पाकिस्तान की बारी आई तो उन्होंने ज़ाहिर वजाहत ज़रूरी समझी कि तहरीक आज़ादी और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है, और फ्रीडम फाइटर्स और बच्चे जो हैं अगर आप उन पर गोली चलाएंगे तो लोग, दुनिया तो चीखेगी, विच इज़ बेसिकली अ फाइन लाइन, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये सब करना ही था तो ये तो दिल्ली में बैठ के वो भी कर रहे थे, इस्लामाबाद में ये भी कर रहे थे, और मुसलसल हो ही रहा है। तो सार्क कॉन्फ्रेंस का तकल्लुफ जो है उसको करने की क्या ज़रूरत थी? और जब कर ही लिया था तो सार्क के जो मंशूर है उसी का दोनों ममालिक एहतराम कर लेते कि जी इस पे दो तरफा जो मामलात हैं मुझे पता था तुम मस्खरा बंद करोगे, इस पे दो तरफा मामलात जो है वो डिस्कस नहीं होंगे, इज्तिमाई जो 8 ममालिक के मामलात हैं वो डिस्कस होंगे। तो ये खिचड़ी पकानी जरूरी थी स्कूल के बच्चों। मुझे देखिए मैं आपको बताऊं असल कंट्रोवर्सी क्या थी। अगर असल कंट्रोवर्सी, पहले तो मेरा ख्याल में सार्क जो है ना वो जनूबी एशिया का OIC है। अच्छा। जिसका मतलब जिसको कोई कान पे जून नहीं रेंगती और ये होता है, और 2 बंदे हैं उसमें भी जो लड़ते रहते हैं और कहते हैं कि सार्क बुलाएं, उन्होंने कहा जी वो आएगा तो फिर हम नहीं आएंगे, पहले ये होता रहता था। अब उन्हें कहा हम आएंगे तो बात नहीं करेंगे, ठीक है, देखेंगे बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये लड़ाई है भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की। अब आप पूछेंगे कैसे? सार्क समिट में साफ़ी को जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के थ्रू कुछ ना कुछ माल ले लेंगे जिसके ऊपर फिर दबा करके वो करेंगे। और वो हुआ ये कि PTV ने, हालांकि सार्क इजलास था, नॉर्मली जो होता है वो ये होता है कि सार्क इजलास में तमाम मुल्कों के जो
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो समिट लेवल हो यानी स्टेट हेड लेवल हो या फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल हो या इन दिस केस होम मिनिस्टर्स लेवल हो, उसमें सबकी तकरीरें दिखाते हैं। हमारे पीटीवी ने आज ये किया, पहले प्राइम मिनिस्टर की तकरीर दिखा दी, उसके बाद उन्होंने देखा, जाहिर है हमें पीटीवी और वहाँ पर भी दूरदर्शन का यही सीन होता है, उन्होंने फिर अगली तकरीर उन्होंने कहा बाकी जो आ रहे हैं उनको तो काटो, और उसके बाद जब चौधरी निसार साहब आए तो चौधरी निसार की तकरीर दिखा दी, और फिर टीवी चैनल्स पे चलना शुरू हुआ कि राजनाथ का ये जवाब दे दिया चौधरी निसार ने, और लिखी हुई तकरीर उन्होंने हटा के साइड पे कर दी, और उसके बाद जो वो शुरू हुए हैं। थोड़ा डिसएग्री करते हैं इंडियन जर्नलिस्ट। मैं आपको बताता हूँ कैसे, बिकॉज ये जो बात कर रहे हैं ना एनडीटीवी और ये, बिकॉज उनके लिए तो टीआरपी का माल मिल गया ना। ओहो, ब्लैक्ड आउट राजनाथ सिंह स्पीच जिसकी इतनी हार्ड हिटिंग थी कि मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, एनडीटीवी वगैरह पे यही हेडलाइन चल रही है, अभी भी चल रही है, टाइम्स नाउ वगैरह वगैरह वगैरह। तो विजेता सिंह जो सॉरी हाँ सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं एट द हिंदू, तो वो उन्होंने जवाब दिया कि जहां तक मुझे पता है डियर टीवी चैनल्स, स्पीच ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर्स एट सार्क फोरम आर यूजुअली नॉट ओपन टू मीडिया। ठीक है, इनॉग्रल सेशन ओपन होता है जिसमें ट्रेडिशनली, ठीक है, स्पीच ऑफ द होस्ट कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, ये हो गए नवाज शरीफ, एंड होम मिनिस्टर, ये हो गए चौधरी निसार, वो टेलीकास्ट होता है, बाकी नहीं होते। रज़ाउल हसन लश्कर जो मेरे ख्याल आजकल हिंदुस्तान टाइम्स के साथ हैं, पहले पाकिस्तान में करेस्पोंडेंट थे ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यस, अब वो हिंदुस्तान टाइम्स के पास है। वो भी ये कह रहे हैं कि जी सही है, राजनाथ सिंह और चौधरी निसार के बीच में मतलब बड़ी फ्रॉस्टी कोल्ड किस्म की थी, लेकिन जहां तक ब्लैकआउट का सवाल है, लिखा हुआ है ऑन सब्जेक्ट ऑफ सो कॉल्ड ब्लैकआउट और कोर्ट्स में, कि किसी को याद है कि पिछली मीटिंग्स में एसओपी क्या होती है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, और रज़ाउल हसन लश्कर कह रहे हैं, ये मीटिंग्स ओपन नहीं होती टू ऑल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टर्स, ओनली कवर्ड बाय स्टेट रन टेलीविजन। और फिर यही बात की कि उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जाती है होस्ट कंट्री की, एंड होम मिनिस्टर की स्पीच जाती है होस्ट कंट्री की, लेकिन बहरहाल वर्चुअली कोई इंडियन राजनाथ सिंह की रिमार्क्स की कवरेज वर्चुअली नहीं हुई। मैं आपको पश्तो में यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आप जो है ना निटी-ग्रिटीज़ में ज्यादा जा रहे हैं। नहीं, सार्क के बेसिक जो स्पिरिट है लिखा हुआ है वो ये है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रैक्टिकल स्पिरिट है वो ये है कि अब तू आ ही गया है, चाहे हम लोग, हमारा कोई बंदा दिल्ली जाए या दिल्ली से कोई बंदा इस्लामाबाद, अब तू आ ही गया है तो ले ये मर खा, ये है एटीट्यूड बेसिकली। अब उसमें हम दोनों ममालिक तवक्को भी करते हैं कि जनाब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है मेजर होने चाहिए, एतमाद की फ़ज़ा होनी चाहिए, ताकि जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जा सकें। खित्ते की ओवरऑल एटीट्यूड दोनों मुल्कों का ही मतलब, और उसके जो एलामिया निकलते हैं वो ये तमाम लीडर्स ने खित्ते में अमन और हम आहंगी पर जोर दिया और कहा कि जनाब बहुत ज़रूरत है। सॉरी, अब तोड़ दिया भी आपने, ब्रेक याद आ तोड़ दिया तो शो को भी तोड़ो यार, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ क्रिकेट की बात करनी है, उसके बगैर चारा बनेगा नहीं, तो हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो रहा और हम बात ना करें क्रिकेट की, हो सकता तो है। ये जो है ये दोनों भले चाहें। मैंने तुम्हें ये बताया था इस क्लिप के बारे में। मैं तो मैच की बात कर रहा हूँ ना, ये क्लिप मैंने भी देखा था। तो जनाब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है और इस दफा अगर पुशअप्स लगेंगे तो वसत को हम जाने नहीं देंगे, इनसे भी लगवाएंगे। मैंने प्रैक्टिस भी किया, मैं 15 तक पहुंच गया। बिल्कुल, और क्या 15 तक पहुंच गए, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में इंडिया को 297 रन पर आउट कर दिया है और अब लीड भी पाकिस्तान की थोड़ी सी रह गई है। 250 कर चुके हैं हम और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तीसरे ओवर के हमारे सेंचुरी बना के जो अजहर अली साहब है वो खेल की आखिरी गेंद पे दूसरे दिन के आउट हुए। इस सारी सूरत हाल में जो पहले दिन का खेल था उसमें एक बॉलर है सोहेल खान, उन्होंने 5 विकेटें ली। 5 साल बाद उन्हें दोबारा टेस्ट मैच में लाया गया। 5 विकेटें जाहिर है किसी भी टेस्ट मैच में जो है बहुत अच्छी समझी जाती हैं और बॉलर जो है वो गेंद पकड़ के और यूं करके ग्राउंड में लीड करता है फिर टीम को, जो कि क्रिकेट का एक दस्तूर है।
वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी थे, वहाँ उन्होंने बहुत से सवालात पूछे उनसे। तो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को पता नहीं क्या सूझी, ज़रा सुन लीजिए फिर उस पर बात करते हैं। खुशी भाई से आप एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, तो उस मेहनत में कुछ टाइम निकालेंगे कि आप इंग्लिश भी थोड़ी सीख लें ताकि इंटरनेशनल मीडिया को भी आप खुद जवाब। इंग्लिश आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इतना मैं फर्स्ट टाइम इधर बैठ गया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये कि दूसरा सवाल क्या था आपका? जी बिल्कुल, आपने ये जो ब्राउन साहब है ना यार, हाँ, बिल्कुल मनवा देंगे। खान साहब सही बोलता था, बारे में बड़ा अच्छा हमारे कम्युनिटी में मशहूर है कि कभी सही सवाल नहीं करेंगे हमेशा भाई उसको अप्रिशिएट कर दो। उसने 5 विकेटें लिए, आप कह रहे कि जितनी मेहनत आप उसने किया उतनी आप जो है ना अंग्रेजी बोलने पे खुदा के लिए यार, मतलब ये स्पोर्ट्स इज यूनिवर्सल, ये गेम होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। इंटेलिजेंट सवाल करने में ना। अच्छा, और सवाल आपको पता है, सवाल आपकी शख्सियत का डीएनए होता है बेसिकली, उससे पता चल जाता है आप हैं। तो बड़े अजीब सवाल हैं कहाँ। हाँ, मेरे पास कोई 400-500 किताबें हैं रैक में लगी हुई। अच्छा। एक जर्नलिस्ट जिसका जाहिर है मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे घर आए और वो उन्होंने एक किताब निकाली और फिर दूसरी और तीसरी। अच्छा, मैं खुश हो गया कि यार कोई तो है वाला बंदा इंटरेस्ट ले रहा है। ये नहीं कि कितना अच्छा टीवी है। 4-5 किताबें निकाल के उसने जब सर्वे कर लिया, अब वो कह रहा है यार मुझसे सर एक बात है। अब मैं अटेंटिव हूँ ना कि कोई ज़बरदस्त किस्म की कोई या तो किताब मांगेगा या कोई बात करेगा कि सर ये बताएं कि ये जो आपने किताबें ये जो रखी हैं ये टोटल इनकी कीमत क्या होगी ये सवाल किया। ये कितने कनाल था बुकशेल्फ है जी। हाँ सही बात। तो ये एक्सप्रेस न्यूज़ के वहाँ के सहाफ़ी थे, जाहिर है बरतानिया में रहते हैं और वहाँ पे निजी चैनल, निजी एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी थे तो उन्होंने, लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये कि प्लेयर के गेम को अप्रिशिएट करें। बहुत से पूरी दुनिया में स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स वुमन हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन उनको भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, या अपनी तरफ से जो हम सहाफ़ी स्मार्ट बनने की और जो मशवरा देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये कोई भी वज़ीर आज़म जब पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आता है तो एक मुझे सहाफ़ी याद हैं इस्लामाबाद के, जो ज़रूर ये पूछते हैं कि जी आप गुर्बत ख़त्म करेंगे? हाँ। और उसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा जो ये कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। और कराची एयरपोर्ट पे एक सहाफ़ी ने एक जर्मन जो सफारतकार था उससे क्या पूछा, डू यू इंग्लिश? यार इससे मुझे एक पीटीवी का ड्रामा याद आ रहा है। मतलब उसमें एक एक्सपर्ट पाकिस्तानी होते हैं, वापस अपने गांव आते हैं, तो वहाँ पे एक और बंदा होता है कि मैं तुम्हारे से बेहतर अंग्रेजी बोलता हूँ, तो उनके एक मुकाबला होता है। तो वो जो बाहर से आया होता है वो पूरी स्पीच देता है कि माय नेम इज मिस्टर रमजान एंड ये वो। दूसरा वाला जो होता है वो कहता है 1 2 3 4 5 जनवरी फरवरी अगस्त। तो जो पंचायत होती है वो आखिर में फैसला देता है कि ये जीत गया क्योंकि आपने आखिरकार रमजान का, तो रमजान तो अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है, तो उर्दू का लफ्ज है और इसने थ्रू आउट अंग्रेजी बोली। एग्जैक्टली। तो बहरहाल पता नहीं आप क्या समझे, हमारी इस गुफ्तगू से आखिर में हमेशा यही हो जाता है, अक्सर हो जाता है। इजाज़त दीजिए, कल तो आप ही का दिन है, कल आप हमारी खूब खबर लीजिएगा, टेलीफोनिक दिन है कल। खुदा हाफिज़।